गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम डेट के इंतजार में तो होंगे ही सभी। और उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम भी जल्द होगा। और उसी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम जैसे आपका सिलेबस हो रहा था उसी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। अब आपका प्रैक्टिस सेट कंटिन्यूटी रहेगा, बट एक दिन के गैप से रहेगा। डेली नहीं मिलेगा लेकिन आपको मिलेगा, और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अभी क्वेश्चन का लेवल जो होगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा, बहुत नॉर्मल होगा। अभी नॉर्मल को लेवल पे आएगा, दो तीन चार प्रैक्टिस सेट के बाद लेवल इसका थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगा। और जब लेवल थोड़ी थोड़ी बढ़ेगा तो आपको पेपर को समझने में और भी आसानी होगी। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। आपका ये प्रैक्टिस सेट जो आपका पहला है, ये आपको याद रखना। और पहले प्रैक्टिस सेट में इंपॉर्टेंट आपके वो क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके ना तो ज़्यादा कठिन है और ना ही ज़्यादा सिंपल है, ऐसा। ठीक है, तो हम उन सभी क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम में आने वाले हैं या फिर एग्जाम में आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं तो, लेकिन बाई चांस अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत कम मिलेगा आपको। ठीक, सभी न्यू क्वेश्चन होंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ना कि पूरा पेपर रिपीट होता है। और अब वैसे भी रिपीट होना एक चांस बन गया है, क्योंकि इतने सारे जैसे एग्जाम हो रहे हैं तो कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे। अब किसी चीज़ का मतलब जो होता होगा वही निकालेंगे ना, इसलिए बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, इंस्टाग्राम। आप सब इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, इनमें से कौन नहीं है जो इंस्टाग्राम नहीं यूज करता हो? आज के समय में जो इंस्टाग्राम नहीं यूज करता होगा बहुत महान व्यक्ति होगा, बिल्कुल। इंस्टाग्राम पर अकाउंट वेरिफिकेशन का प्रतीक क्या है? कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। इतना सिंपल क्वेश्चन आपको लगता है एग्जाम में आएगा? बेशक आएगा, क्योंकि आपको भी ये क्वेश्चन के घुमा दिया जाए कि इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन अकाउंट का लोगो क्या होता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन को जो बनाने का तरीका होता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसको भी घुमा दिया जाए तो कुछ बच्चे जानते हुए भी गलत कर देंगे। या फिर क्वेश्चन को थोड़ी और लॉन्ग तरीके से पूछ लिया जाए, यानी क्वेश्चन अभी आपका कुछ शब्दों में है, इसका और शब्दों में बढ़ा दिया जाए तो बच्चा क्या होता है कि उसको क्वेश्चन को पढ़ने में कंफ्यूज हो जाता है और आंसर आता हुआ भी उसको गलत हो जाता है। जब दोबारा पेपर करके घर में आता है, देखता है तो उसको लगता है कि हाँ ये मुझे आंसर आ रहा था, मैं इसको कर सकता था। ठीक है, तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट वेरिफिकेशन का प्रतीक क्या होता है? रेड स्टार आपका नहीं होता है, ग्रीन डॉट ये भी नहीं होता है, येलो स्टार ये भी नहीं होता है। आपका कौन सा बचता है? आपको बचता है ब्लू चेक मार्क। क्या बचता है आपका? ब्लू चेक मार्क बचता है। यानी आपको जब भी देखते होंगे कोई इंस्टाग्राम अकाउंट होता है तो उसमें इस प्रकार से बना होता है आपका सिंबल, यानी आपका ब्लू से एक टिक लगा होता है कि आपका, यानी इससे वेरीफाइड। ऐसे ही आपको दिखाता है, यही आपका ट्विटर में भी दिखाता है, इसको हम एक्स प्लस के नाम से जानते हो, उसमें भी आपका यह दिखाता है ब्लू चेक मार्क। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भी बहुत सारे अकाउंट है, जैसे कि आपका कुछ अकाउंट्स में येलो दिखाता है, जैसे आप शेयर चैट में देखेंगे येलो, नीला और पर्पज कलर कई तरीके से आते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल संपीड़न यानी फाइल कंप्रेशन, जो आपका फाइल को कम करने के लिए क्या होता है, आपका कौन सी यूटिलिटी है, आपको ये बताना है। आप इसको आसानी से पढ़ के ये समझ पा रहे हो कि ऑप्शन जो आपको दिए हैं, हमेशा क्या होता है ना, जब क्वेश्चन पढ़ा करो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमें क्वेश्चन का मतलब, यानी ये तो छोटे छोटे शब्द है, हमें समझ में आ गया क्या पूछा। अब ये फाइल यानी फाइल कंप्रेशन, फाइल को छोटा करना, फाइल को एक बड़े फाइल का आकार को छोटे आकार में परिवर्तित करना, आपका क्या कहलाता? फाइल संपीड़न कहलाता। अब इस फाइल जो संपीड़न होता है ये इनमें से किस में होता है? आपका एडोब रिकॉर्ड, ये तो आपको नहीं होता क्योंकि आपके फोटो संबंधित हो जाता है। ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। गूगल मैप, ये भी नहीं होगा क्योंकि आप इसको जानते हो किसके लिए यूज होता है, आपका मैपिंग के लिए यूज होता है, आपका जियोग्राफिकल के लिए यूज होता है। ठीक है, ये तो नहीं होगा आपका। फिर आपका क्या होगा इसमें? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये आप जानते हो आपका क्या है, ये आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर आपका ये आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। लेकिन इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपका कभी भी किसी फाइल को कम नहीं करता है, बल्कि हो सकता है वो अपनी फाइल का ही एक्सटेंशन बदल दे, ना कि उसको छोटा करेगा। तो आपका ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा आपका। तो कौन सा बचता है? आपका ए नंबर बचता है। यानी आपका बिन रैप जो होता है, आपको याद रखा बिन रैप, ये आपका क्या होता है? यह फाइल कंप्रेशन, आपको नहीं, फाइल संपीड़न के काम में आता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इसको आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत आसानी होगी। पीटीएफ भी आपने रीड की होगी तो भी अच्छा है। और ये छोटी छोटी चीजें हैं और ये कभी कभी एग्जाम में आती हैं, बाई चांस ये एग्जाम में नहीं आती हैं, लेकिन आप लोगों को जो सिलेबस पूछा गया है उसको आप थोड़ी ये समझा करो कि जब आप पढ़ाई करते हो तो आप सिलेबस को समझ लो कि आपका लेवल क्या है एग्जाम का। आप यदि जो भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे आपका बीपीओ हो गया, अदर अदर आप एग्जाम दे रहे हो, तो आपको ये सभी एग्जाम जो आपके हैं
ये सभी एग्जाम में क्या लेवल के आपको जॉब मिलेगी, वो लेवल के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन का लेवल होता है। अब आप देखते हो कंप्यूटर कक्षा 1 में भी पढ़ाया जाता है, कक्षा 5 में पढ़ाया जाता है, और आगे चल के कक्षा 12 में भी पढ़ाया जाता है कंप्यूटर। तो उस कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर में अंतर होता है, लेवल का अंतर होता है, क्वेश्चन का लेवल पूछने का तरीका अंतर होता है। तो ये सब चीजें आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला आपका क्या है, आपको यहाँ पूछ रहा है एनालिटिक्स, यानी आपका प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। आप देखो पहले ये समझो, आपका इनमें से ऑप्शन पहले पढ़ो। निर्णय लेने के लिए सिफारिशें प्रदान करना, ये तो यहाँ पे शुद्ध हिंदी दे रखा है, तो ये थोड़ी क्वेश्चन में अंतर होगा, क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम तो आप लोग को प्रयास किया जाएगा कि आप इंग्लिश और हिंदी में दोनों लाए जाए क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। दूसरा, अतीत के लिए डेटा का विश्लेषण करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा का एनक्रिप्ट करना। एनक्रिप्ट करना मतलब आपको उसको सिक्योर करना, ये तो आपका इससे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका एनालिटिक्स कह रहा है, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। डेटा को स्टोर करना यानी सेव करना, सेव करना भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। अतीत के डेटा का विश्लेषण करना, यानी पिछले समय के जो डेटा उसने अभी तक काम किया है, उस डेटा का क्या करना, विश्लेषण करना। तो आपका विश्लेषण थोड़ी ना करना, उसको क्या करना, उसको ज्यादा पीछे जाके पढ़ के, ठीक। आपका कौन सा ऑप्शन बचता है, आपको बचता है ऑप्शन निर्णय लेने के लिए सिफारिशें प्रदान करना, यानी निर्णय लेने के लिए उसके पास और भी सारे डाटा प्रदान करना, यानी एनालिसिस कर करके कुछ ऐसी जानकारी प्रदान करना जिसको एक स्क्रिप्ट तैयार कर सके, अच्छा डाटा उत्तर दे सके। आप देखते होंगे कि जब भी आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो आपने क्या देखा है, आप कुछ चीज सर्च करते हो उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी आ जाती है, तो क्या करता है, अंदर ही अंदर पहले से एनालिसिस कर रखा होता है किसी डाटा का, फिर जैसे आपने पूछा वही पूरा वो आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। तो वो सब काम किसमें होता है, आपका इसके अंतर्गत होता है, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, याद रहे, ठीक है। आगे अगला अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका साइबर सुरक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अब आप ये बताओ, साइबर सुरक्षा नीति होती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। साइबर क्राइम, आपको जो ऑनलाइन तरीके से लोग परेशान करते हैं, धमकियां देते हैं, डाटा आपका चोरी करते हैं, ये सब चीजें आपके साइबर में आती हैं। और साइबर को सुरक्षित करने के लिए, यानी साइबर क्राइम में आती है, साइबर सुरक्षा नीति का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, आपका सिस्टम को शट डाउन करना। सिस्टम को शट डाउन करना आपका साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें कंप्यूटर को यहाँ पे क्या करना है, शट डाउन नहीं करना है, राइट। कंप्यूटर को हमें क्या करना है, शट डाउन नहीं करना है, इसलिए आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। तो आपका सॉरी, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, सिस्टम को शट डाउन करना ये आपका गलत है। ये मतलब, और डेटा को कंप्रेस करना मतलब डेटा को छोटा करना, फाइल को छोटा। अब डेटा को छोटा क्या करेगा, फाइल को छोटा किया जाता है, डेटा को छोटा थोड़ी ना किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेटवर्क की गति बढ़ाना, नेटवर्क की गति बढ़ाना, नेटवर्क गति इससे थोड़ी ना बढ़ती है, आपकी नेटवर्क गति थोड़ी ना बढ़ती है। हम यहाँ से साइबर सुरक्षा की नीति का काम पूछ रहा है, हमें यहाँ से इंटरनेट के नेटवर्क की स्पीड थोड़ी ना बढ़ानी है, ये भी नहीं होगा आपका। राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, ए नंबर हो जाता है, साइबर सुरक्षा उपायों को परिभाषित करना और लागू करना, राइट। तो क्या है आपका साइबर सुरक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, साइबर सुरक्षा जो आपके उपाय होते हैं, उनके रूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन आदि को रिलीज करना, लागू करना और इनको सही ढंग से चलाना, ये सब किस में आता है आपका, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपसे कह रहा है, अगला कुछ ज्यादा ही अलग हो गया, चौथा पांचवा, ये आपका पांचवा सवाल है जिसका ऑप्शन बचते सवाल नहीं हो पाएगा, तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर सुरक्षा नीति का उद्देश्य क्या है, या फिर कह सकता है मुख्य उद्देश्य क्या है, साइबर सुरक्षा नीति का उद्देश्य क्या है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, साइबर सुरक्षा उपायों को परिभाषित करना और लागू करना, नेटवर्क की गति बढ़ाना, डेटा को संवेदन करना, सिस्टम को शट डाउन करना। तो वही सेम क्वेश्चन आपका थोड़ी रिपीट हो गया है, इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको अभी बताया, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेटवर्क पैकेट कौन सा उपकरण निरीक्षण करता है, यानी आपको याद पूछ रहा है नेटवर्क पैकेट को कौन सा उपकरण निरीक्षण करता है और निर्णय लेता है कि उसे कहाँ भेजा जाए। आपका ऐसा जैसे कुछ चीजें होती ना, अभी आपके कोई एग्जाम होता है तो उसका एक निरीक्षण करता होता है कि कौन सा सेंटर में कौन सा पेपर भेजना है, किस कोड के पेपर भेजना है, वैसे पेपर तो सभी होते हैं वैसे, ऐसे कुछ डाटा जो आपका होता है निरीक्षण करके कहाँ कैसा भेजना है। आप सबसे सिंपल उदाहरण ये ले लो, जैसे आप देखते होंगे कि डाक के द्वारा जो आपका कोई भी पार्सल आता है
या फिर कोई भी आप ऑर्डर करते हो उसका पार्सल आता है, तो पार्सल आप किसके द्वारा आता है, तो उसको वहाँ से पहले क्या है, ये देखा जाता, निरीक्षण किया जाता कि किसका पार्सल किस एरिया पे भेजना है, किस डिलीवरी बॉय के द्वारा भेजा जाना है। ये सब चीज़ें क्या होती है, इसका निरीक्षण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। इसमें ऐसा मतलब एक काम होता है वैसे तरह का, लेकिन इसमें वो सब चीज़ें नहीं होनी है। इसमें यह है कि आपका जो डाटा है, यानी आपका जो, आप एक कैसे करो, वाईफाई से डाटा कनेक्ट करना, घर में जो वाईफाई लगाते हैं उससे डाटा को कनेक्ट करके कहाँ डाटा भेजना है, निरीक्षण करना, आईपी एड्रेस को कलेक्ट करना, उससे ये देखना कि कहाँ डाटा हमें भेजना है। वो सब चीज़ें निर्णय कौन लेता है, सर्वर नहीं लेता है, आपका सर्वर नहीं लेता है, क्योंकि सर्वर आपका क्या काम करता है, कई सारे कंप्यूटर के बीच में रहता है, ठीक है। अब फायरवॉल ये भी आपका सुरक्षा के अकॉर्डिंग होता है, ये भी नहीं होता है आपका, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आपके डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। राउटर और स्विच, तो देखो स्विच आपका, आप जानते हो आपके घर में स्विच होती है, जो बटन होती है जिससे आप क्या करते हो, लाइट ऑन करते हो, तो स्विच का मतलब क्या होता है, सीधा हमने दबाया तो उसको ये निरीक्षण नहीं करना होता है मुझे लाइट जलना है कि नहीं जलना है, आपने बटन दबाया लाइट जल जाएगी, वो आपसे पूछेगी नहीं दोबारा आके, ना आप उसको देखने जाओगे जलाऊं कि नहीं जलाऊं, जलाना है कि नहीं जलना, वो आप बटन दबाए तो अपने आप जल जाएगी। वो आपसे ऑर्डर नहीं लेगी कि मैं जलूं कि ना जलूं, ठीक है। तो आपका स्विच नहीं होगा, स्विच का मतलब क्या होता है, सीधा आपने एक बार एक यहाँ से वहाँ ट्रांसमिट कर दिया। अब राउटर बचता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राउटर हो जाएगा। क्योंकि राउटर इसलिए, क्योंकि आप जब डाटा आपका होता है, यानी आपके पास डाटा जो आता है उस डाटा को, यानी आपका हॉट पर वाईफाई घर में लगवाते हैं लोग, उसमें एक राउटर होता है जिससे कि निर्णय ये लेता है कहाँ डाटा भेजना है, किसका वाईफाई, जैसे आप मोबाइल में कई सारे लोग कनेक्ट कर लेते हैं, तो कहाँ भेजना है कहाँ नहीं भेजना है, वो सब निर्णय आप ले सकते हो राउटर से। और किसको ब्लॉक करना है, किसको नहीं ब्लॉक करना है, कितने लोगों को ऐड करना है, ये सब चीज़ें आप निर्णय ले सकते हो। साथ ही जब राउटर को पता होता है कि आप इस आईपी एड्रेस पर नेटवर्क डाटा भेजना है, तो उसमें क्या करता है, उसी में ये आपको डाटा भेजना शुरू कर देता है, इसको पहले निरीक्षण करेगा, हाँ यही वाईफाई, यही व्यक्ति ने वाईफाई कनेक्ट किया, उसी में डाटा भेज देगा, ठीक। अगला आपको क्वेश्चन क्या है, किस योजना के तहत सभी नागरिकों को डिजिटली साक्षर बनाया जा रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर करंट अफेयर बेस पर है। अब पूछने के चांस है, पर अभी तो बहुत पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी पूछ सकता है, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग भी देखना, तो प्रीवियस ईयर में तो था नहीं, लेकिन अभी आपको देख सकते हो कि अभी ये पूछा जाने की संभावना है कि आपका किस योजना के तहत सभी नागरिकों को डिजिटली साक्षर बनाया जा रहा है, ठीक है। मतलब डिजिटली साक्षर का तात्पर्य क्या है, कि उसको डिजिटल तरीके से, जैसे हम लोग नॉर्मली साक्षर होते हैं पढ़ लिख करके, वैसे डिजिटल तरीके से साक्षर बनाना। अब मोबाइल चलाना, कंप्यूटर का यूज करना, ट्रांजेक्शन करना, व्हाट्सएप यूज करना, ये सब चीज़ें आपको क्या है, डिजिटल साक्षर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या है, डिजिटल इंडिया, तो आपका डिजिटल इंडिया, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन में आप जानते हैं शहरों को आपको क्या है, शहरों को शहरों को स्मार्ट बनाना है, ठीक है, स्मार्ट बनाना है, ठीक है। आपका डिजिटल इंडिया में काफ़ी सभी मतलब काम डिजिटल तरीके से होना, यानी आपका पारदर्शिता के लिए, करप्शन कम हो, पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो कोई काम करने के लिए, उसके लिए हम डिजिटल इंडिया यूज करते थे, ये भी नहीं आपका होगा इसमें, तो ये भी नहीं होगा। फिर आपके दो बचते हैं भारत में, तो इसमें देखो बच्चों को थोड़ी ये कन्फ्यूजन होगा इन दोनों में, पर आप याद रहो कि भारत नेट आता है, पर आपका ये शहरों के अंदर आता है, ठीक है। तो आपको याद रहे आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, या भी नहीं आपका होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण, ग्रामीण मतलब यहाँ पे आपका ग्रामीण, ये वाला ग्रामीण ले लो, ठीक है, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, तो आपको ये याद रहे। और कभी कभी आपको छोटे में दे दे तो ये आपको याद है, ये छोटे छोटे शब्दों में दे सकता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स कैसे दिखते हैं। आप में से काफ़ी बच्चे ट्विटर यूज करते होंगे, बहुत सारे बच्चे करते होंगे, और उनमें से आप ये देख पा रहे हैं ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स कैसे दिखते हैं। प्रोफाइल पेज पर दिखते हैं, प्रोफाइल पेज पर आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स नहीं दिखते, बल्कि प्रोफाइल पेज पर आपके क्या दिखे, आप ट्विटर यूज करते हो तो खोलिएगा, उसमें देखिएगा प्रोफाइल पेज जो होता है वहाँ पे आपके द्वारा रिपोस्ट की गई या फिर पोस्ट की गई, आपके फॉलोअर्स हो गए, ये सब चीज़ दिखाता था आपको, ये पहले तो आपको गलत हो गया। होम पेज पर, होम पेज पर साइड बार में, होम पेज पर आपको तो जिसको आप फॉलो कर रखे होते हो ना, वो दिखाता है, उसके पोस्ट दिखाता है होम पेज पर। नोटिफिकेशन बार पैनल में, नोटिफिकेशन पैनल में आप जिसको फॉलो करोगे मैसेज करेगा या कोई पोस्ट डालेगा, या हो सकता है कोई आपको कोई मैसेज करे, तो वो सब नोटिफिकेशन में आता है। तो आपका बचता राइट आंसर क्या है, साइड बार, तो आपका क्या हो जाएगा सही, साइड बार में, आपका साइड बार में दिखाता है, आप देखिएगा ट्विटर में ट्रेंडिंग टॉपिक जो होते हैं आपको कहाँ दिखाते हैं, आपके साइड बार में दिखाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, डिवाइस ड्राइवर को किस प्रकार लोड किया जाता है। आपको डिवाइस ड्राइवर हमने बताया था क्या होता है,
किसी भी डिवाइस, जैसे आपका हम लोग को कार चलाने के लिए ड्राइवर होता है, बस चलाने के लिए ड्राइवर होता है, ट्रेन चलाने का ड्राइवर होता है, वैसे ही आपका कोई भी आप कंप्यूटर में डिवाइस लगाओ, उस डिवाइस को चलाने के लिए ड्राइवर होता है। जैसे वाईफाई चलाने के लिए वाईफाई ड्राइवर होता है, आप माउस चलाने के माउस ड्राइवर होता है, आपका इनपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड चलाने के लिए कीबोर्ड ड्राइवर होता है। ये सभी हर एक टूल्स मतलब जो पार्ट्स होता है, डिवाइसेस होती हैं, हर डिवाइस का एक ड्राइवर होता है। और वही ड्राइवर क्या करता है, चलाने का काम करता है। क्या करता है, चलाने का काम करता है। तो इसमें से उसे किस प्रकार लोड किया जाता है, तो उसको लोड नहीं करना पड़ता है। जैसे आपका कंप्यूटर क्या हुआ, ऑन हुआ, तो अपने आप लोड हो जाता है। तो यहाँ पे आपका केवल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के दौरान, ये आपका गलत, केवल नेटवर्क कनेक्शन के दौरान, ये भी गलत, मैनुअली उपयोगकर्ता द्वारा, ये भी गलत। मतलब मैनुअली मतलब क्या हो जाता है, जब हम मन हो अपने अकॉर्डिंग कर लो, केवल नेटवर्क कनेक्शन था, जब इंटरनेट कनेक्ट हो तभी डाउनलोड होगा, ये भी गलत। केवल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के दौरान, उस समय तो आपका ऑटोमेटिक पड़े रहता है, जिससे कोई दिक्कत नहीं होती। डिवाइस ड्राइवर को किस प्रकार लोड किया जाता है, तो स्वचालित तरीके, स्वचालित रूप से जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, अपने आप वो क्या हो जाते हैं, लोड हो जाते हैं। याद रहे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बढ़िया रहेगा। कंप्यूटर में यूएसबी का उपयोग किस लिए किया जाता है? आप लोग यूएसबी का उपयोग करते हैं, तो आप किस लिए यूएसबी का उपयोग करते हैं बताइए। आपको पता है कि आप लोग यूएसबी का उपयोग किस लिए करते हैं, तो आप किस लिए करते हैं, डेटा स्टोरेज के लिए करते हैं। आप कहाँ, डेटा स्टोरेज के लिए बात सही है, लेकिन डेटा स्टोरेज के लिए करते हैं। डेटा स्टोरेज के लिए हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव को यूज करते हैं, ना कि यूएसबी का यूज करते हैं। याद रहे बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन इसी में गलत हो जाता है। उन्होंने पढ़ा, यहाँ पे तो डबल डबल ऑप्शन दे रखे हैं। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उन्होंने सोचा बस यही तो था, उन्होंने इतना ही पूछा है, उन्होंने तुरंत बता दिया। तो देखो भाई, इसमें क्या होता है कि आपसे यदि पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर में यूएसबी का उपयोग क्या होता है। तो यूएसबी का आपको फुल फॉर्म बताया था, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपका यूएसबी का फुल फॉर्म हो जाता है। यूएसबी का फुल फॉर्म आपका पेन ड्राइव यूएसबी पोर्ट में आती है, तो एक अलग बात है, तो आपका ये पहला नहीं होगा। आपका यूएसबी का हम मोबाइल देखेंगे, जहाँ से माउस लगा देते हैं, कीबोर्ड लगा देते हैं, और भी डिवाइस लगा देते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, उस पोर्ट को यूएसबी कहा जाता है, जहाँ से वहाँ पे हम डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। तो डेटा ट्रांसमिशन करने का, हाँ, हम डेटा ट्रांसमिशन का काम करते हैं, ना कि डेटा प्रोसेसिंग का, ना कि डेटा बैकअप का। हम यूएसबी का यूज क्या करते हैं, डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए। आप पेन ड्राइव लगा के डेटा इससे भेजते हो, आपका यूएसबी जो पोर्ट होता है, आपको उससे डेटा भेजते हो। ठीक, यूएसबी पोर्ट भी आपके 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 1 पॉइंट के होते हैं। याद रहे क्या होते हैं, 2, 3, 1, ये तीनों पॉइंट के आपके होते हैं अलग अलग, तो आपको याद रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, एमएस वर्ड में हेडिंग का क्या उपयोग होता है। एमएस वर्ड आप जानते हैं, तो एमएस वर्ड में आप हेडिंग का क्या उपयोग करते हो। एमएस वर्ड में हेडिंग का क्या उपयोग होता है, आपको दस्तावेज को प्रिंट करना। दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। किसका दस्तावेज को प्रिंट करने का हम किसका उपयोग करते हैं, तो आपको पता है कि हम दस्तावेज को प्रिंट करने कंट्रोल पी का यूज करते हैं, ना कि इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आपका ये आपका गलत हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट भी आप लिख लीजिए, जैसे आपको याद रहे, कंट्रोल प्लस पी। दस्तावेज को सहेजने के लिए, सहेजना मतलब क्या हो जाता है, दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को सेव करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। तो आपको डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस आपका एस करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एस करते हैं। ठीक है, सेव करने के लिए। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के मतलब उसमें टेक्स्ट में बदलाव करने के लिए, फॉर्मेट डिलीट करना नहीं है यहाँ पे, उसमें चेंजेस करने से है। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा बचता है, टेक्स्ट को विभिन्न वर्गों के शीर्षक देने के लिए हम हेडिंग का यूज करते हैं। आपको याद रहे, टेक्स्ट को विभिन्न शीर्षक मतलब हेडिंग्स देने के लिए हम क्या करते हैं, इस हेडिंग का यूज करते हैं। हेडिंग का मतलब तो होता है शीर्षक आपका होता है। तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल था। अगला आपका आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग, अब क्लाउड में क्या होता है, बादल होता है, आप जानते हैं। तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग हमने बताया था आपको कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, कि ऑनलाइन तरीके से स्टोरेज करना। जैसे आप लोग मोबाइल में चिप वगैरह में डाटा स्टोर करते थे ना, पहले भी करते थे, अब भी करते हैं काफी लोग। लेकिन अब क्या ज्यादातर हो रहा है, ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग हो रही है। आप ऑनलाइन ईमेल में अपना क्लाउड कंप्यूटिंग परचेज कर सकते हो, वहाँ पे अपना डाटा सेव कर सकते हो। स्टोरेज के लिए आपका जब ईमेल लॉगिन करते, अपने आप डाटा आपका आ जाता, बैकअप हो जाता। हम बैकअप के लिए बहुत अच्छा हमारे लिए क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, कि ऑनलाइन डाटा को सेव करना,
सुरक्षित रखना क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आता है। डेटा स्टोरेज करना, ये आपका भी सही, ये भी सही है। आपको डेटा स्टोरेज करने को पता है, आपको डेटा स्टोरेज करना, उच्च प्रसंस्करण यानी शक्ति देना, यानी अच्छी प्रोसेसिंग देना। क्या करना? प्रोसेसिंग देना, अच्छी प्रोसेसिंग देना। तो प्रोसेसिंग देना, अगिनत संख्या में संसाधन उपलब्ध करना, असंख्य प्रोसेसन, अब बहुत सारे संसाधन उपलब्ध करना, प्रोसेसर उपलब्ध करना। ये भी सही, ये भी सही। तो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये भी आपका राइट आंसर डी हो जाएगी, ये सभी। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, आईओटी में एज कंप्यूटिंग का क्या मतलब है? आईओटी आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इंटरनेट से जुड़ी सभी टेक्निकल वस्तुएं, राइट। तो आपका एज कंप्यूटिंग का क्या मतलब होता है? डेटा को दूरस्थ सर्वर पर भेजना, ये भी आपका नहीं होगा। केंद्रीय सर्वर में डेटा प्रोसेसिंग, ये भी नहीं होगा। क्लाउड में डेटा प्रोसेसिंग, ये भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा आता है? डेटा प्रोसेसिंग को डेटा स्रोत के निकट लाना, यानी एज का मतलब क्या होता है? जो मशीनरी होती है तो उसको काम करने में, जब हम कोई काम करते हैं उसमें जो डाटा का यानी कलेक्शन का स्रोत होता है, एनालिसिस का स्रोत होता है, उसको उसके पास लाना, उसको सर्च करना, उससे सही ढंग का एनालिसिस करके आंसर देना, ये काम किसका होता है? आईओटी में एज कंप्यूटिंग का होता है, यानी डेटा प्रोसेसिंग को डेटा स्रोत के निकट लाना। ठीक है, अगला सवाल आपसे, अगला सवाल कह रहा है कि बिग डेटा क्या है? यानी आपसे कह रहा है कि बिग डेटा क्या है। तो आपको बिग डेटा यदि आपको याद हो तो डेटा का बड़ा संग्रह, छोटे डेटा का सेट, कंप्यूटर गेम, किसी भी आकार का डेटा। तो ये क्वेश्चन आप बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसके आपका आपको होमवर्क देते हैं आज का, क्योंकि आपको आप होमवर्क बताते नहीं हो ना, इसका हम होमवर्क देते हैं। जल्दी आपकी जो थ्योरी पीडीएफ वो प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आपका इसका होमवर्क देते हैं, आपको उसको बताना बिग डेटा क्या है। ठीक है, अगला सवाल आपका आता है यहाँ पे, डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जब हमने डीप लर्निंग की क्लास ली थी तब हमने उसे बताया था न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, न्यूरल परत क्या होती है, ये सब चीजें बताई थी। आपको जैसे हम लोग के पास दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं कि हमें कुछ भी हम सोचते हैं तो इधर से उधर से दौड़ दौड़ के वो डाटा कलेक्ट करने काम करते हैं। आपने कभी अपने दिमाग का एक आई मतलब वो देखा हो एनालिटिक कैसे ऐसे बनाया जाता है, जो उसमें आपने देखा हो कि कैसे लाइट ट्रांसमिट होती है, तो उसी प्रकार से आपका जो हिंट आता है, यानी डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपका फिल्टर नो, ग्राफ नो, लेयर नो, आपका क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। याद है, डीप लर्निंग में सब न्यूरल नेटवर्क की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब कोई जानकारी सर्च करनी हो तो इधर से कई काफी सारे ग्रुप होते हैं, यहाँ डाटा होगा तो यहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा, जहाँ जहाँ उसको ढूंढ के लाएगा, जहाँ मिल जाएगा वहां से लेकर डाटा आपको यहाँ पे ले आएगा। मतलब डाटा तो क्या होता है, कहीं से मिले उसके अंदर, जहाँ भी होगा, जिस कोने में पड़ा होगा उस कोने से वो ढूंढ के ले आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपका बस आज 15 क्वेश्चन थे, इन 15 क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए, देखो, कोई भी कहीं से आप पढ़े हो, एक बात हमेशा याद रखो, आप जब पढ़ाई करते हो तो देखो, पढ़ाई करने में आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाता है? दो चीज़ें महत्वपूर्ण है कि आप पहले देखो क्या है, सिलेबस समझ लो। क्या है? सिलेबस समझ लो, राइट। फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाता है सिलेबस समझना, और यही बच्चों के समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये समझना आपको बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारे पास सिलेबस वही, मान लो सिलेबस हर जगह दे रहता है, बस लेवल का अंतर होता है, ये समझना थोड़ी कठिन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? सिलेबस समझना। उसके बाद आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होता, आप कहीं से पढ़ो, आप ऑनलाइन बैच ले रखते हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कोचिंग कहीं से भी पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। बट दूसरा सबसे मेजर पॉइंट ये है कि आपको ये याद रखना है कि किताबों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? किताबें, किताबें जरूर पढ़ो। जैसे मान लो कोई टीचर आपको कोई टॉपिक पढ़ा है, जैसे हम अपनी बात करें तो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, जैसे आपको एआई हमने पढ़ाया, तो आपके पास किताब होनी चाहिए कोई ना कोई। ज़्यादा महंगी भी नहीं किताबें आती हैं, तो आप एक पूरी उसकी बुक खरीद लो, तो आपको किताब होनी चाहिए, और कोई भी खरीदो, कोई इससे जरूरी नहीं कि आप किसी एक राइटर की, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके लिए सुविधाजनक हो खरीद लो, उसमें पढ़ लो एआई क्या होता है, थोड़ी बहुत आपको यदि आप, क्योंकि ऑनलाइन आप कितना भी पढ़ लो पूरा कैप्चर नहीं हो पाता है, जब तक आप उसको यदि एक बार किताब में देख लोगे, और किताब में देखने में आंखों की दिक्कत नहीं होती है, और ना कोई डिस्ट्रैक्शन होता है, आराम से पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। तो आप जब क्या पढ़ो तो इससे क्या करो, पहले सिलेबस समझ लो, फिर किताबें पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड आपका आता है
जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसी टॉपिक को किताब में पढ़ो, वही टॉपिक ऑनलाइन जो बैच में पढ़ रहे ऑनलाइन बैच से पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ो, बैच में पढ़ रहे हो तो उसको भी पढ़ो। वो दोनों चीजें पढ़ो, दोनों एक साथ लेके चलो, इनको दोनों को एक साथ लेके चलो तो बढ़िया रहता है। ठीक है, फिर आपका तीसरा आता है टेस्ट लगाना। टेस्ट लगाना, और टेस्ट हमेशा ईमानदारी से लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको टाइम मिला, मान लो आपके पास 1 घंटा टाइम है, यानी आपके पास 60 मिनट टाइम है, और 60 मिनट टाइम को आप पेपर देने का 60 मिनट टाइम है, घर में हो आप, कोई दिक्कत तो है नहीं, आराम से हो, बंद हो गया, कोई दिक्कत होती नहीं है, आप आराम से घर में रहते हो, तो उसमें क्या है, आप घर में रहोगे आराम से कुछ भी करो, कोई दिक्कत होगा नहीं, पढ़ो। 2 घंटे लगाओगे एक टेस्ट को, 1 घंटे के टेस्ट को आप 2 घंटे लगाते हो, कितना नुकसान होता है बताइए। तो ये नुकसान आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जब आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ पेपर में देखो, पेपर हॉल में एक प्रकार का प्रेशर तो रहता ही है, प्रेशर रहता है। अब वही प्रेशर हमारे सवालों को गलत कर देता है, वही प्रेशर हमारे पेपर को गलत कर देता है, वही प्रेशर हमारा एक मानसिक संतुलन गड़बड़ कर देता है। आप जब भी टेस्ट लगाओ तो जितना टाइम आपका एग्जाम में हो, सेम एग्जाम की तरह लगाओ, उसमें ये ना सोचो कि घर में है तो हम 1.5 घंटे में लगा 2 घंटे में लगा लेंगे। जैसे पहला पॉइंट बताया हमने सिलेबस, दूसरा बताया बुक पढ़ना, तीसरा बताया टेस्ट लगाना, और जो भी आप पढ़ा है वो रिवीजन करते जाओ, और अंतिम समय जब आए परीक्षा का समय आए, ये दिनांक आए, उस दिनांक के समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपको सबसे ज़्यादा जरूरी होगा अपने टाइम को मैनेज करना। कि आप यदि यहाँ पर घर पे 10 मिनट पहले समय कर ले रहे हो, यानी 10 मिनट पहले पेपर कर पा रहे हो, तो आप समझ लो 10 मिनट से आपको 10-15 मिनट वहाँ एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो आप कोई प्रयास करो कि आप बहुत अच्छा करो, क्योंकि वहाँ पे जो पेपर में बैठता है उससे क्या प्रेशर रहता है वही खुद जानता है, और भी बहुत सारे मेंटली प्रेशर रहते हैं, क्योंकि जो परीक्षा आप दे रहे हो कई सारे कुछ एज वगैरह कुछ प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, प्रेशर रहते हैं कि आराम से समझो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी ना करो, सिलेबस समझो, सिलेबस रीड करो, बुक रीड करो, तभी आपको बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।